गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर क्षेत्र में हमारे लिए काम आता है। आप 8वीं क्लास से लेकर के कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, हर जगह वो है टॉपिक हमारे काम आता है और वो टॉपिक है अपना फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, आज अपन मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। इसको हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप सबके आराम से समझ में आ जाए। इस मौलिक अधिकार को हम आम भाषा में मूल अधिकार भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। एक बार यदि आप ध्यान से देखोगे तो पूरी पिक्चर है एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम व्यवस्थित रूप से आपने मूल अधिकार समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कि अब बात करते हैं कि ये मूल अधिकार है क्या और ये हमारे लिए कहाँ क्यों आवश्यक है। देखो, मूल अधिकार का सिंपल आम भाषा में एक बात कहूं कि मानव होने के नाते हमारे पास हमें कुछ अधिकार मिले, प्रकृति प्रदत्त कुछ अधिकार मिले, प्रकृति ने हमें दिए मानव होने के नाते, वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और वही प्रकृति प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में ऐड कर दिए गए हैं और उसके आधार पर हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से भाग 3 में स्पष्ट है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे अलग अलग जो मूल अधिकार है उनकी व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त हमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। हमारे जो मूल संविधान है उसमें हमारे पास में 7 मूल अधिकार थे, किंतु वर्तमान में हमारे पास में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, एक कौन सा मूल अधिकार है जो हटा दिया गया और वर्तमान में नहीं है, ये है संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार ये वर्तमान में हमारे पास में नहीं है। इस संपत्ति के मूल अधिकार को क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है, कानूनी अधिकार हो गया है। ये बात तो मेरे हिसाब से इतनी स्पष्ट हो गई होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। ठीक है, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था, मूल संविधान में हमारे पास में मूल अधिकार था, वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब हमें बात करनी है इन 6 के बारे में। हमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं आता हो। चाहे छोटे से लेकर के चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, हाँ पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन 6 मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अब 6 मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो बात यूं करते हैं कि क्या भारतीय संविधान ने जो अधिकार हमें दे रखे क्या वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है या फिर विदेशी नागरिकों को भी हम दे सकते हैं। सोचने वाली बात है ये। यहाँ पे मैं बोलूंगा भारतीय नागरिकों के साथ साथ में हमने विदेशी नागरिकों को भी मूल अधिकार दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विदेशी जो नागरिक हैं उनको कौन से मूल अधिकार दिए हैं। ठीक है, अपन तो अपनी बारे में बात अपन बाद में कर लेंगे, पहले विदेशियों के बारे में बात करते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए मूल अधिकार।
अभी मैं यहाँ पर सिर्फ अनुच्छेद लिखूंगा, ठीक है। अनुच्छेद की व्याख्या जब अपन क्रम वाइज सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं अनुच्छेद लिखूंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद के तहत हमने विदेशी नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं, कौन से के तहत हमने भारतीयों को दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशी नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हमारे यहाँ के नागरिकों को ये तो ही है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? को मूल अधिकार या ऊपर वाले जो अधिकार हैं ये तो ही है, ठीक है ना, भारतीय। उसके अलावा सिर्फ भारतीयों को मिले हुए और हमारे संविधान ने और किसी को नहीं दिया है। तो यहां पर भी मैं अनुच्छेद लिखूंगा, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं, विदेशियों को हमने ये दे दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भारतीय संविधान विदेशियों को ये अधिकार क्यों दे रहा है, क्या कारण है? अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 14 जैसे। अनुच्छेद 14 में है समता का मूल अधिकार है, समानता के बारे में कहा गया है। तो क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में आएगा तो हम उसके साथ में भेदभाव करेंगे? नहीं, तो ये भी उसके पास में अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र घूमने का अधिकार है। अब जीवन जीने का अधिकार है तो क्या हम उनका ये अधिकार छीन सकते हैं? नहीं। इसलिए जो ये मूल अधिकार है विदेशियों के साथ साथ हमने भारतीय, यही तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, वो तो सोचते ही हैं, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर तभी मैंने लिखा सबसे पहले विदेशियों के लिए बात की है। विदेशियों के लिए बात करने का कारण ये है कि हम हमारे बारे में बाद में सोचते, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब अपन क्रम वाइज सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, इसको एक बार देख लेना, नोट कर लेना। सबसे पहले अपन बात करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब समानता के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का उल्लेख है, 14 से लेकर के 18 तक का। हाँ, एक बात और, मैंने यहाँ पे अनुच्छेद 12 से लिखा है, तो आप कहोगे सर आपने शुरुआत में 14 से 18 मतलब 14 से शुरुआत करो, 12-13 में क्या है? मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 व 13 में 12 व 13 में हमारे मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है, इनकी परिभाषा को वर्णित किया गया है। एक प्रकार से आप परिभाषा बोल सकते हो, ठीक है ना। 12-13 में इनके परिभाषाओं को वर्णित किया गया है। अपन बात करेंगे अब 14 से कि अनुच्छेद पहला है अपना समता का अधिकार, पहला जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 है। अब अनुच्छेद 14 से में क्या क्या है इसको बड़े ध्यान से क्रम वाइज पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। बीच बीच में कचरा नहीं करेंगे, एकदम क्रम से पढ़ेंगे कि क्रम के आधार पर आपको इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में एक क्या है? समता व कानून के समान संरक्षण। समता व कानून के समान संरक्षण।
समता व कानून के समान संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, सबके लिए लागू होता है कि सभी समान है और कानून के सामने समान है, न ऊंच नीच का, न अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए एक आम भाषा में फिल्मी डायलॉग कहते हैं कि कानून के आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है, वो इसलिए बंधी हुई है क्योंकि वो सामने कौन खड़ा है, अमीर खड़ा है, गरीब खड़ा है, कैसा व्यक्ति खड़ा है, वो उसको दिखाई नहीं दे। और कानून सबके लिए समान है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में हमने समता व कानून के समान संरक्षण के प्रावधान की बात कही है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 15 कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। देखो, धर्म के बारे में बात कर ली, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद कहा गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, भेदभाव का स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 में धर्म, किसी भी धर्म को हो व्यक्ति, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कहीं पे भी वो जन्म लिया हो, के आधार पर कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोगों का लोक नियोजन के आधार पर समानता की बात की गई है। ठीक है ना, लोगों के लोक नियोजन के आधार पर, लोक नियोजन के आधार पर समानता की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि लोगों के लोक नियोजन के आधार पर हम समानता करेंगे। कहने का अर्थ है कि कानून के समक्ष है कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 कि 17 में क्या है मुख्य रूप से। हमारे अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में मुख्य रूप से अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। ठीक है ना, अस्पृश्यता, आपको सिंपल भाषा में बोल दूं छुआछूत, छुआछूत। ठीक है, इसके ऊपर रोक। जब हम आजाद हुए थे तब हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, भारत में छुआछूत पर विशेष रूप से ज्यादा प्रचलन में थी, ये एक प्रकार की कुप्रथा। तो अब वर्तमान में हमें ये देखने को नहीं मिलता है स्पृश्यता या छुआछूत। तो इसके ऊपर हमने हमारे संविधान में जब लागू हुआ था उस वक्त इसको भी ऐड किया गया था कि लोगों के साथ में इसका भेदभाव नहीं हो। इसके लिए हमने अस्पृश्यता अधिनियम 1995 लागू किया गया था। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अब अपन बात करते हैं इसी की समता के अधिकार का अंतिम जो अनुच्छेद है वो अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 18 में क्या है। इसमें यहाँ पर शैक्षिक व सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य उपाधियों पर रोक लगा दी गई कि मतलब
राज्य के द्वारा आपके लिए जो शैक्षिक व सैन्य उपाधियों के आधार पर उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक। अब अन्य कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण की जा सकती। हाँ, शैक्षिक व सैन्य उपाधियों के चालू रहेंगी। अब इसमें आपने देखा होगा मुख्य रूप से पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण उपाधियां हैं, ये राज्य के द्वारा दी गई है, तो ये दे सकते हैं। उसके अलावा सैन्य उपाधियों में अपन बात करें तो मुख्य रूप से परमवीर चक्र है ना, तो वो दी जा सकती। उसके अलावा सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ये हमारा प्रथम समता का अधिकार कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन दूसरे मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। अब अपन दूसरे के बारे में बात करेंगे। समता वाला अपना कंप्लीट हो गया है। दूसरा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अपन इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में बारे में बात करेंगे। ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22। अब अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना कि है क्या इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 में हमारे 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब ये जो 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, इन 6 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आ जाओ आगे, अनुच्छेद 19 क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है 19वें के भी भाग है। तो 19 के अंतर्गत मुख्य रूप से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, उसको बोलने की और अपनी बात को स्पष्ट करने का अधिकार है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है। ये हमारा संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप खुल करके अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हो, बोल सकते हो दूसरों को। ठीक है, आपके जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। अब अगला बात करते हैं अनुच्छेद 19 ख के बारे में। ठीक है कि अनुच्छेद 19 ख में क्या कहा गया है। यहां पर शांतिपूर्ण, अनुच्छेद 19 ख में कहा गया है कि आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हो। हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन, शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, ये अधिकार हमें अनुच्छेद 19 ख में दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19 ग के अंतर्गत।
कि अनुच्छेद 19 ग में क्या कहा गया है, संघ या संगठन बनाने का हमारे पास में अधिकार है। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी आधार पर कोई भी संघ या संगठन बना सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब जैसे इसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जैसे अपन बोल सकते हैं, है ना, इस नाम को भी ऐड कर दिया गया था बाद में। अब बात करते हैं अनुच्छेद घ के बारे में कि अनुच्छेद 19 घ में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 19 घ में ये दे रखा है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध भ्रमण, आपको किसी भी आधार पर कोई भी रोक टोक नहीं। हाँ, इस अपवाद स्वरूप क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी शुरुआत से ही रोक लगा रखी है, वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। बाकी आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद में अपन अनुच्छेद, नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 19 के बारे में। इसमें आपके देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, रह सकते हो, किसी भी स्थान में, मैं सीधा लिख रहा हूं, किसी भी स्थान पर निवास, ठीक है, देश के किसी भी स्थान पर आप रह सकते हो, निवास कर सकते हो, ये अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अब अपन बात करते हैं गुनीस 6 के। अब आप कहोगे सर ये 19 6 कहां गया। देखो, ये 19 6 में मुख्य रूप से संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने, बेचने की स्वतंत्रता में ये किया गया था, लेकिन ये 1978 के संविधान संशोधन में इस चीज को हटा दिया गया है। जो चीज हटा दी गई, निश्चित कर दी गई है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपन 19 6 के बारे में बात करेंगे। 19 6 में मुख्य रूप से रोजगार व जीविका के बारे में कहा गया है। रोजगार व जीविका कि आपको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपको अपन जीवन जीने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हो। कानूनी रूप से जो भी वैध रोजगार है वो आप कार्य है वो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। हाँ, 2 नंबर के धंधे नहीं करने हैं, जो कानून जिसको मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, कानून के विरुद्ध जाकर के आप रोजगार नहीं कर सकते हो। बाकी 19 6 में आपको रोजगार व जीविका का अधिकार दे रखा है। ये तो हो गया अपने 19 के बारे में बात। 19 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। 6 है हो गए। देखो अपने 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था, 6 होगी 6 हुए। अनुच्छेद 19 क, 19 ख, 19 ग, घ, अड़ और 6। इनमें से सबसे जो ज्यादा फेमस है वो है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ठीक है, इसका लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं अपनी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। बहुत सी ऐसी बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, इसका काफी उल्लंघन हो रहा है और सबसे ज्यादा फेमस भी यही है, चर्चाओं में भी यही बना रहता है। तो बहुत बार इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये आपके, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। नीचे ही लिख रहा हूं मैं, या मिटा देता हूं, दिखेगा नहीं बाकी आपको। टॉपिक थोड़ा लंबा है, वीडियो लंबा बनेगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जहां तक कोशिश हो वीडियो को छोटा सा छोटा बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए। किंतु ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि हमेशा स्टूडेंट यहाँ पर उलझते हैं।
इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से चलना जरूरी है। और हर एक चीज, क्योंकि कहीं से भी इसमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसमें कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अपन को बात करनी थी अनुच्छेद 20 के बारे में कि अनुच्छेद 20 में मुख्य रूप से क्या दिया। इसमें अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में बात की गई है। अपराधों के दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण। यहां पर अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों की जो जब तक दोष सिद्धि नहीं होगी, है ना, दोष को सिद्ध करना है, तब तक वो संरक्षण में रहेगा। ये अनुच्छेद अपने 20 में कहा गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की, वो है अनुच्छेद 21 के बारे में कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको जीवन जीने का अधिकार है और राज्य किसी भी स्थिति में ये अधिकार आपसे नहीं छीन सकती। आपातकाल के दौरान राज्य आपके सभी मूल अधिकारों को निश्चित कर सकता है, सिवाय इसके अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 किसी भी सूरत में किसी भी आधार पर निश्चित नहीं होगा। ठीक है, आपको जीवन जीने का अधिकार आपका बरकरार रखा जाएगा, किसी भी आधार पर ये निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कि अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तार, उसकी जो गिरफ्तारी है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को की गिरफ्तारी के बारे में उसे बताना। वह देखो यहां पे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में हम उसको कारण बताना है कि किस आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, प्लस 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित करना है। हाँ, यहाँ पर यात्रा, यदि को कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे स्टेट से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ला रहे हैं, तो जो यात्रा का जो समय है वो हटा करके आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ये हमारे अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे ये सेकेंड जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था, जो मूल अधिकार के बारे में बात करें, जो सेकेंड पॉइंट था, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक चला, इसमें हमने ये पूरा अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब यहाँ पर शोषण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 23 व 24 में है, अनुच्छेद 23 व 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 23 में क्या है और 24 में क्या है, सिंपल है।
चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध। मतलब आप मानव के साथ में एक तो दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, और जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं करवा सकते हो। यह अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में साफ साफ उल्लेख किया गया। उसके अलावा एक और फेमस है इसमें, अनुच्छेद 24 फेमस है, काफी बार सुना होगा आपने। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि कारखाने आदि जो जोखिम भले जो कार्य हैं उनमें 14 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हो। कारखाने हुए, उसके अलावा आपको जोखिम वाले स्थान आदि पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम निषेध, मतलब 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को श्रम निषेध कहा गया है। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। अब अपने चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है। अब हम जो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा हमारा जो मूल अधिकार पढ़ेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो यह है मुख्य रूप से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, ये धार्मिक मामलों से रिलेटेड है कि अब देखो पहले क्रमवाइज ही देख लेते हैं। अनुच्छेद सबसे पहले बात करते हैं अपन 25 की। अनुच्छेद 25, यहां पर सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब कहने का अर्थ है बिना रोक टोक के वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बिना रोक टोक के किसी भी धर्म में वो विश्वास कर सकते हैं। किसी भी धर्म में वो विश्वास कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब अपन बारे में बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 मुख्य रूप से अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए कहा गया है कि धार्मिक मामलों का जो प्रबंध की जो स्वतंत्रता दे रखी है, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता,
यहाँ पर हमें अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दे रखी है कि आप धार्मिक मामले में कैसा भी प्रबंध करो, आप स्वतंत्र हो, इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में कि अनुच्छेद 27 में क्या दे रखा है। यहाँ पर धार्मिक आधार पर किसी को भी कर देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक आधार पर किसी को भी कर या लिखूं मैं टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार यदि कोई कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दबाव नहीं डाल सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद में अनुच्छेद 28 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा जो संचालित जो संस्थाएं हैं, सरकार जो भी इस के द्वारा जो संचालित जो संस्थाएं हैं उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध, मतलब शिक्षण संस्था है, सरकार के द्वारा जो संचालित जो शिक्षण संस्था है, सिंपल भाषा में अपने जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ठीक है, वहां पर आप कोई भी धार्मिक शिक्षा, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा आप नहीं दे सकते हो। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है ये हो गया है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे चार, अपन बात कर चुके हैं, चार मूल अधिकारों के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपना पांचवा जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 29 व 30 में, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका उल्लेख किया गया है कि आपकी जो संस्कृति है और जो शिक्षा है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण कहा गया है। अल्पसंख्यक समाज लिख देता हूं, अल्पसंख्यक समाज के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक जो समाज है उनके जो हित है उनका संरक्षण अनुच्छेद 29 में बात कही गई है। अल्पसंख्यक समाज का अर्थ जैसे आपको मैं बताऊं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो शब्द आते हैं। एक तो आता है अल्पसंख्यक और एक शब्द आता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का अर्थ यह हुआ कि किसी एक विशेष क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जिनकी संख्या कम होगी वो अल्पसंख्यक में आएंगे, और वही बहुसंख्यक में किसी एक विशेष क्षेत्र को देखते हुए तो उसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जिनकी संख्या अधिक होगी वो बहुसंख्यक में आएंगे। ठीक है ना, यहां पर अपन बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक की। यहां पर अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में कहा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 30।
अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में क्या है, सभी अल्पसंख्यकों को अपने इच्छा अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं का खोलने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत ही तो हमारे यहाँ पर मदरसे भी खुले हुए हैं, उसके अलावा अन्य जो मिशनरियां हैं वो भी खुली हुई है, शिक्षण संस्था है और वो शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षाएं हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, वो अपने यहाँ पे देखो, इनमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अपन ने जो पहले बात की थी, वहां पे जो सरकारी जो शिक्षण संस्था है उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिषेध किया गया था। ठीक है, हमें यहाँ पर अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने जो शिक्षण संस्था है वो खोलने का अधिकार दे रखा, आप अपने धार्मिक शिक्षा उनमें दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना पांचवा हो गया है। अब अपन बात करते हैं छठा मूल अधिकार, और यहां तक कि ये जो छठा मूल अधिकार ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो यदि नहीं होता तो बाकी के 5 मूल अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, देखो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही वो मूल अधिकार है जो बाकी के हमारे 5 मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यदि ये मूल अधिकार नहीं होता तो बाकी के 5 मूल अधिकारों सरकार है या राज्य है कभी भी हमारे हड़प लेती, इसने हमारी सुरक्षा कर रखी है। मुख्य रूप से ये अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन अनंत बार आया है, और मैं तो एक बात ये मानता हूं कि लगभग जितने भी एग्जाम हुए उनमें 80% एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्या आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 32 का। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहां लिख रहा हूं मैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये कि यदि राज्य आपके मूल अधिकारों के साथ में हस्तक्षेप करती है, ठीक है, तो आप उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हो कि राज्य ने हमारे मूल अधिकारों का हनन किया है। अब ये न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो उनकी रक्षा करने का दायित्व किसका है, न्यायालय का है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर एक कुछ रीट जारी करती है, ठीक है, उन रीटों के बारे में पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन सी रीट जारी करती है और किस आधार पे करती है। न्यायालय को भी ये अधिकार दे रखा है, एक
लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर न्यायालय आदेश देती है। अब वो देखते हैं अपन। सबसे पहले जो न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जो सबसे पहले जो रीट जारी करती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत है न्यायालय कहता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करो, सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि यदि पुलिस डिपार्टमेंट आपको बिना मतलब के गिरफ्तार कर लेती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हम रेट लगा सकते हैं और वहां पर न्यायालय सशरीर उपस्थित करने, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रेट लगाने पर न्यायालय पुलिस डिपार्टमेंट को कह सकती है कि आप उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने उपस्थित करो। मतलब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी, अच्छा शब्द ये रहेगा, बंदी नहीं बना सकते। ठीक है, यदि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रेट जारी की जा सकती है। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश, परमादेश मतलब परम आदेश है कि मतलब यहां पर हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परमादेश भी जारी कर सकता है। मतलब हम आदेश दे रहे हैं, मतलब आपके जो न्यायिक प्रशासनिक जो अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का जो पालन नहीं किया जाता है उनके लिए है न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर अपने कर्तव्यों का पालन ना करने पर परमादेश जारी किया जाता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे की, वो है प्रतिषेध लेख। इस प्रतिषेध लेख में मना करना होता है। मना करना मतलब कोई ऐसा केस जिसमें निम्न कोर्ट में चल रहा हो तो उस ऊपर की जो कोर्ट है, उच्चतम जो कोर्ट है, वो मना कर देती है कि आप इसकी सुनवाई ना करें, वो हमारे पास में मामला भेजे, इसकी सुनवाई हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख देता हूं, निम्न न्यायालय क्या लिखा जाएगा इसमें, निम्न न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन पर। ठीक है, निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन पर प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। उसके बाद में अगला जो हमारे पास में आता है वो उत्प्रेषण लेख होता है। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख में
कहा गया है कि और अधिक सूचित कीजिए, और अधिक सूचित कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि कोई निम्न न्यायालय में कोई एक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, उसकी सूचना उच्च न्यायालय अपने पास में मंगवाता है, उसकी जांच करता है, तो इसके रूप में उत्प्रेक्षण लेख जारी किया जाता है कि आप जांच के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो निर्णय दिया है, वो हमारे पास में भेजिए, हम जांच करेंगे इसकी, ठीक है। और अब अंतिम आता है हमारे पास में, अंतिम जो रीट आती है वो अधिकार परीक्षा के तहत आती है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है। इस तुम्हें क्या अधिकार है में या अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि पदासीन जो अधिकारी है ना, उसकी अधिकृत वैधानिकता जानने के लिए कि वो किस अधिकार के तहत तो उस पद पे बैठा हुआ है। अधिकार परीक्षा के तहत न्यायालय ये बात पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बने हुए हो, वो अधिकार हमें बताइए। वो अपनी बात में योग्यता के आधार पर स्पष्ट करेगा, वो आगे का मामला है, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट हो गया है, और मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को एक बार में शायद समझ में नहीं आया तो 2 बार जरूर देखें, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस 2 बार देखने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, और जो भी आपका कमेंट हो, जहाँ पे दिक्कत आ रही हो कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।